हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर की। हम लोग याद रखना, बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पर टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन इंडिया। हमने सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर को देखा, उसके अंदर हमने बात करी प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर की। एक बात करी हमने इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर की, जिसके दो पार्ट्स फर्दर होते हैं। इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय वेट पैडी कल्टीवेशन, इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स अदर देन पैडी, अदर देन चावल। अब बात करते हैं कमर्शियल एग्रीकल्चर की। बेसिक पॉइंट ऑफ डिफरेंस मयूर क्या बनेगा सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर और कमर्शियल एग्रीकल्चर में? अगर सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर एक फार्मर जो है शाइनी अपने लिए और अपने परिवार के लिए करता था, तो श्रेया यहां पर अब जो किसान है जो खेती बाड़ी करेगा वो किस पर्पज से करेगा? नाम है कमर्शियल, प्रॉफिट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मार्केटिंग करने के लिए, मार्केट में बेचने के लिए, है ना शाइनी? तो कमर्शियल एग्रीकल्चर, इस तरह की फार्मिंग में क्या होता है, क्रॉप्स और लाइफ स्टॉक। याद रखना, एग्रीकल्चर में अब आपको इतना तो पता ना आप सबको कि सिर्फ हम लोग क्रॉप्स की, फसलों की बात नहीं करते उगाने की। साइमल्टेनियसली हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के दायरे के अंदर एनिमल प्रोडक्शन को भी रेस करना चाहते हैं, राइट? अब उसके अंदर फिर कोई भी चीज हो सकती है, सिल्क फॉर्म प्रोडक्शन, बी हाइव्स, या फिर फिशरी सेक्टर, पोल्ट्री सेक्टर, एनिमल से डिराइव हुए प्रोडक्ट्स, ये सारी चीजें हो सकती है ना, हॉर्टिकल्चर। तो इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग क्रॉप्स और लाइफ स्टॉक क्या होते हैं? एनिमल्स, कैटल्स, है ना? पशुपालन करना एक तरीके से समझ रहे हैं ना? तो दे आर रेस्ड इन ऑर्डर टू सेल द प्रोडक्ट्स इन द मार्केट टू मेक प्रॉफिट्स। यानी कि अब यहां पर वर्ड क्या आ गया? दो चीजें हैं, मार्केटिंग एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यहां पर खेती बाड़ी किस पर्पज से करी जा रही है? प्रॉफिट के लिए, सिर्फ गुजारा करने के लिए नहीं। लेकिन क्या किसान इतना यहां पर बचा लेगा कि अपना गुजारा कर सके? बिल्कुल। और ये भी हो सकता है कि ना भी बचाए, वो पहले बेच ले पूरा हायर रेट पर, उसके बाद बाजार से लेकर आ जाएगा कुछ और जो भी उसको चाहिए होगा। अंडर दिस कमर्शियल क्रॉप जो हैं, दे आर ग्रोन, जो कि हाई इकोनॉमिक रिटर्न्स देते हैं मार्केट के अंदर, सच एस कॉटन, शुगर केन, जूट। यहां पर हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, एंड क्रॉप्स आर ग्रोन इन ह्यूज फार्म्स। क्रॉप्स आर ग्रोन इन ह्यूज फार्म्स यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, मशीनरी, इरिगेशन मेथड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स। यहां पर अभी एक चीज देख रहे हो, जब हम लोग सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे, तो क्या केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज हो रहे थे? केमिकल्स यूज हो रहे थे? जी हाँ, यूज हो रहे थे, लेकिन कैसे केमिकल्स? बायोकेमिकल्स, नेचुरल फॉर्म के केमिकल्स, लाइक पोटैश, जो कि बर्निंग से मिल जाता था, और फार्मलैंड मेन्योर। यहां पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा चाहिए होती है। क्रॉप्स बड़े बड़े फार्म्स में क्या कहते हैं, ग्रो करे जाते हैं। क्यों? छोटे फार्म्स में ग्रो करोगे तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे इंश्योर होगा? ज्यादा प्रोडक्शन को इंश्योर करने के लिए फीड बड़ी होनी चाहिए ना आपके पास। और ये करा कैसे जाता है? मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की मदद से, मशीनरी की मदद से, इरिगेशन मेथड्स की मदद से, और केमिकल फर्टिलाइजर्स की मदद से। कीवर्ड ये है जो कि वहां पर मिसिंग था, एक केमिकल फर्टिलाइजर्स, दूसरा टेक्नोलॉजी एंड मशीनरी। यानी कि दिस फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इज डिपेंडेड ऑन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। ऐसा नहीं है कि लेबर इंटेंसिव यूज नहीं हो रहा है यहां पर, लेकिन लेबर इंटेंसिव ज्यादातर कैसे फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर में यूज होता है? सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में। ऊपर से यहां पर ऊपर से यहां पर
बायोकेमिकल्स यूज ना होकर क्या यूज हो रहे हैं? फैक्ट्री मेड केमिकल्स लाइक केमिकल फर्टिलाइजर्स। वो नेचुरल इनपुट्स होते हैं, ये कैसे होते हैं? आर्टिफिशियल या फिर मैनमेड इनपुट्स। तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस काफी बढ़िया है यहां पर जो कि आपको गिवन है। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर और कमर्शियल एग्रीकल्चर के बीच में फर्क, 6 फर्क आपको समझा रखे हैं और इससे आपका काम बन जाएगा पूरा का पूरा। नंबर 1 डिफरेंस, क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट नीड्स ऑफ फार्मर एंड हिज फैमिली। बात करें कमर्शियल एग्रीकल्चर की, यहां पर क्या है? टू मीट द नीड्स। कहीं से भी प्रॉफिट बेचना उसका मोटिव है क्या? नहीं, अपना गुजारा करना, अपने परिवार का गुजारा करवाना। कमर्शियल एग्रीकल्चर के अंदर खेती बाड़ी करी जाती है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग प्रॉफिट्स बाय सेलिंग सरप्लस क्रॉप्स इन द मार्केट। सरप्लस क्रॉप्स यहां पर क्यों लिखा हुआ है? सबसे पहले तो सेल्फ सब्सिस्टेंस के लिए कुछ बचा लिया जाएगा, सेल्फ सब्सिस्टेंस के लिए कुछ बचा लिया जाएगा। जो एक्स्ट्रा बचेगा वो एक्स्ट्रा बेचा जाएगा, वो एक्स्ट्रा बेचा जाएगा मार्केट के अंदर इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट्स। दूसरा, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर एक लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती है, यहां पर हाई मैनुअल लेबर की आवश्यकता होती है हमें। जबकि कमर्शियल एग्रीकल्चर एक कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होती है, यहां पर मेजरली मशीन एम्प्लॉय करी जाती है प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करने के लिए और क्रॉप्स की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। ये आराम से प्रैक्टिस करा जा सकता है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर ऑन स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। कमर्शियल एग्रीकल्चर इट इज प्रैक्टिस ऑन लार्ज पीसेस ऑफ लैंड, एग्रीकल्चर लैंड। क्यों? अगर आपको बेचकर प्रॉफिट कमाना है तो छोटे मोटे जितना बड़ा हमारा कमरा होता है उतने से कुछ नहीं होगा, हमें बड़ी बड़ी एग्रीकल्चर फील्ड चाहिए, वरना तो फिर उतना ही उग पाएगा जितना आपका और आपके फैमिली के गुजारा करने के लिए हो। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के 4th पॉइंट की बात करें, क्रॉप सच एज राइस, wheat, fruits एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन। कमर्शियल क्रॉप्स की बात करें, शुगर केन, मसाले, कॉटन और सीरियल्स, स्पाइसेस, कॉटन, सीरियल्स, शुगर केन, ये ग्रो करे जाते हैं। यहां पर ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन आर यूज्ड, जैसे कि आपने देखा था ये बेसिकली लेबर इंटेंसिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन है। इसके अलावा यहां पर बहुत ही ज्यादा प्रिमिटिव टूल्स यूज होते हैं, ठीक है, लेकिन यहां पर मॉडर्न मेथड्स और मॉडर्न टेक्निक यूज होते हैं। जैसे प्रिमिटिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में ये भी आ सकता है, राख को यूज करा जा रहा है पोटैश के लिए, बायोकेमिकल इनपुट्स लाइक फार्मलैंड मैन्योर को यूज करा जा रहा है। लेकिन मॉडर्न मेथड्स में फैक्ट्री मेड केमिकल्स को यूज करा जा रहा है, मशीन्स को यूज करा जा रहा है, ट्रैक्टर्स को, हार्वेस्टर्स को, ये सब चीजें। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इट रिलाइज ऑन मॉनसून रेन्स एंड ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड्स लाइक कैनाल्स इरिगेशन एंड वेल इरिगेशन। कैनाल्स, टैंक इरिगेशन एंड वेल इरिगेशन। तो कैनाल्स मतलब कोई मतलब एक रास्ता बना दिया गया कि पानी जो है वो खेतों तक आ रहा है नेचुरल तरीके से, कोई तालाब है और कोई कुआं है। लेकिन यहाँ पर कमर्शियल एग्रीकल्चर के अंदर मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स जो है वो यूज करी जाती हैं, और यहाँ पर कमर्शियल एग्रीकल्चर के अंदर मेनली इरिगेशन टेक्निक के साथ हमें श्रेय क्या चाहिए? मेनली पावर, लाइक ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर्स, एंड यहां पर आप लिख सकते हो
ट्यूबवेल्स। पावर मतलब समझ ना, मैं बात कर रहा हूं, जब मैं पावर की बात कर रहा हूं तो इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। Commercial farming. Main characteristics of this type of farming is the use of high doses of modern inputs. Example, H5V variety of seeds, chemical fertilizers, insecticides, pesticides in order to obtain higher productivity. Degree of commercialization of agriculture, ये एक रीजन से दूसरे रीजन वेरी करती है. फॉर एग्जाम्पल, राइस एक कमर्शियल क्रॉप है पंजाब और हरियाणा में, बट ओडिशा के अंदर ये सस्टेनेंस क्रॉप है, लोग जनरली खाते हैं, क्योंकि पंजाब हरियाणा में चावल से ज्यादा क्या खाया जाता है? बीट, ठीक है। और उड़ीसा में बीट से ज्यादा क्या खाया जाता है? राइस। शाइनी, मछली तो चावल के साथ ही खाना पसंद करोगे ना, है ना? आपके ऊपर 8 रोटी के साथ खाओगे। प्लांटेशन भी एक तरीके का कमर्शियल फार्मिंग होती है, या हालांकि हम अभी आगे पढ़ेंगे। प्लांटेशन इस तरह की फार्मिंग में क्या होता है? सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। प्लांटेशन हैज एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, क्योंकि यहां पर भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के पर्पज से ही करा जाता है, इसलिए यहां पर बोला जा रहा है कि खेती बाड़ी होनी चाहिए लेकिन बगल में इंडस्ट्रियल सेटअप भी होना चाहिए। Plantations cover large tracts of land using capital intensive inputs with the help of migrant laborers. All the produce is used as raw material in respective industries. भारत के अंदर टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। जैसे चाय असम के अंदर, और नॉर्थ बंगाल कॉफी इन कर्नाटका, दे आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स जो कि इन एरिया में ग्रो होते हैं। अब प्रोडक्शन यहाँ पर क्योंकि मेनली फोकस है मार्केट के ऊपर, तो अब वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो कि प्लांटेशन एरियाज को ग्रेंट करे, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तो जो कि इन रॉ मटेरियल्स को फिनिश प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट करे, एंड मार्केट्स जहाँ पर ये सामान बिक सके, ये सारी चीज़ें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशन। यानी कि यहाँ पर प्लांटेशन के लिए वेल कनेक्टेड मार्केट इकोनॉमी सिस्टम होना चाहिए। बनाना प्लांटेशन इन साउथ सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि पूरे फील्ड पर एक ही तरीके का क्रॉप आपको मिलेगा, वो है बनाना। बैम्बू प्लांटेशन इन नॉर्थ ईस्ट में ये पूरी फील्ड जो है, अगर यहां पर बैम्बू उगाया जा रहा है तो सिर्फ बैम्बू ही उगाया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे तरीके की एग्रीकल्चर जो कि इंडिया में प्रैक्टिस करी जाती है, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव कल्टीवेशन। इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव कल्टीवेशन, आप इसको देख रहे हो जरा? हाउ फार इज द इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम हेल्पफुल इन सस्टेनिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन? मतलब मैं यहां पर कुछ और पढ़ा रहा हूं, इंटेंसिव एक्सटेंसिव की बात नहीं कर रहा, मैं जनरली आपको कुछ और दिखा रहा हूं। हाउ फार इज द इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम हेल्पफुल इन सस्टेनिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन? 2019 का क्वेश्चन, मयूर देखना। व्हाट इज इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम? हाउ इज इट यूजफुल, हेल्पफुल टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन इंडिया? श्रेया, माइक्रो इरिगेशन क्या होता है? एग्जाम्पल देना एक। ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर्स किसी छोटे एरिया में जैसे लगाए जाएं। स्प्रिंकलर तो चलो फिर भी पानी बर्बाद करेगा, ड्रिप इरिगेशन हो गया, या फिर बहुत छोटे लेवल में, मतलब जो पानी है जो कि ड्राई एरियाज में मतलब वो आ रहा है, ये कैसे इंडिया की वाटर क्राइसिस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है?
तो उन रीजन्स के अंदर जहां पर पानी की किल्लत है, ग्राउंड वाटर नीचे चला गया है, वहां पर माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटीज यूज करो। तो इस तरीके के अगर क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है कि व्हाट इज इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, तो ये सारे तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट इज सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, व्हाट इज कमर्शियल एग्रीकल्चर, व्हाट इज इंटेंसिव कल्टीवेशन, व्हाट इज एक्सटेंसिव कल्टीवेशन। पहले हम इसको समझते हैं, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव कल्टीवेशन को। इस तरह की फार्मिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं यहां पर इंटेंसिव कल्टीवेशन की। याद रखना दो कीवर्ड्स है हमारे पास, इंटेंसिव और दूसरा है एक्सटेंसिव। फर्क समझते हैं। पहले इंटेंसिव कल्टीवेशन। इस तरह की फार्मिंग सिस्टम में क्या होता है, स्मॉल पीस ऑफ लैंड इज इंटेंसली कल्टीवेटेड। इंटेंसली मतलब कोई भी पैच ऑफ लैंड को खाली नहीं छोड़ा जाएगा, और पैच ऑफ लैंड को तो छोड़ो, उसको बिल्कुल भी एक क्रॉप के साथ फिल नहीं करा जाएगा। देयर विल बी डबल और ट्रिपल क्रॉपिंग। दैट मीन्स several crops are grown on the same piece of land for a year with the help of fertilizers, seeds and laborers. तो क्या यहां पर केमिकल्स यूज हो रहे हैं? जी हां, बिल्कुल हो रहे हैं। क्या ये भी एक लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्या इसको हम मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। देखो लिखा तो है, सेवरल क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। वेरी स्मॉल लैंड होल्डिंग्स एंड फ्रेगमेंटेड लैंड्स, दे आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन। यानी कि वो लोग जिनके पास जमीन का टुकड़ा बहुत कम होता है हमारे देश में, वो इंटेंसिव कल्टीवेशन कभी कभार करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो? देखो लिखा हुआ है, जिनका बहुत कम जमीन का टुकड़ा है। फ्रेगमेंटेड लैंड मतलब, फ्रेगमेंटेड लैंड कैसे? ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होने की वजह से चाचा, ताऊ, बुआ, इन सबके बेटे बेटियों में आगे चलकर जनरेशन में एक बड़ा पीस ऑफ लैंड, एक बड़ा खेतीबाड़ी का टुकड़ा जो है वो बट गया सारी जनरेशन के अंदर, तो वो हो गया फ्रेगमेंटेड लैंड। यहां पर किसान क्या सोचता है कि एक छोटे से छोटे जो जमीन के जो टुकड़ा है जिस पर खेतीबाड़ी पॉसिबल है, उसको खाली मत छोड़ो, 3-4 तरह के क्रॉप्स उगा लो, और मार्केट में जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो, या फिर सरकार ने जिसके लिए एमएसपी बहुत ज्यादा अनाउंस कर रखा हो, वो सारे क्रॉप्स यहां पर उगा लो, डिपेंडिंग ऑन द सॉइल, वेदर कंडीशंस, टोपोग्राफी और वेरियस अदर फैक्टर्स। इट इज प्रैक्टिस इन द एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, क्योंकि यहां पर किसान क्या करना चाहता है, अपना गुजारा तो करना ही चाहता है, लेकिन वो प्रॉफिट को भी अपने बढ़ाना चाहता है। यहां पर कोई बहुत भयंकर प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, लेकिन 3-4 तरीके के क्रॉप्स को उगाकर वो ये सोचता है कि मार्केट में अच्छे रेट पर बिक जाएंगे, एटलीस्ट मेरा साल भर का गुजारा चल जाएगा। तो सम ऑफ द क्रॉप्स दैट आर इंटेंसली ग्रोन इन द एरिया, इंटेंसली ग्रोन इन इंडिया आर राइस। पूरे दक्षिण भारत में भर भर कर होती है चावल की खेती। फीड, एमपी, पंजाब, हरियाणा के किसानों ने जान निकाल रखी है। यूपी, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश गेहूं उगा कर, कौन साउथ इंडिया, और सब्जियों का कारोबार। इट इज प्रैक्टिस इन स्टेट्स लाइक ओडिशा एंड बिहार, लेकिन अदर स्टेट्स का भी आप नाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंटेंसिव कल्टीवेशन सब्सिस्टेंस कल्टीवेशन से कैसे अलग हुआ? क्योंकि सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के अंदर भी हमने ये चीज पढ़ी थी कि यहां पर भी स्मॉल पैच ऑफ लैंड है फार्मर के पास, पढ़ा था ना हमने। वो बहुत ज्यादा, अगर उसके पास बहुत ज्यादा लैंड होता तो शायद ही वो कमर्शियल एग्रीकल्चर नहीं कर रहा होता चलिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, लेकिन वो गुजारा कर ले वही बहुत है। तो डिफरेंस क्या है इन दोनों में? इंटेंसिव कल्टीवेशन का मकसद होता है, it aims to maximize output on the cultivated land to meet the growing demand of consumers। यहां पर प्रोडक्शन बेस को बढ़ाना है, मार्केट डिमांड जो है कंज्यूमर्स की उसको फुलफिल करने के लिए। यहां पर मार्केट के अंदर कुछ नहीं बेचना है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के अंदर। यहां पर उसका मकसद वही रहेगा किसान का, अपना और अपने परिवार का पेट पालना है, बस पेट भरना है। मार्केट में बिके चाहे ना बिके। यहां पर क्या है, जमीन का टुकड़ा कम है, लेकिन हौसले ऐसे हैं कि जितनी बड़ी जमीन कमर्शियल एग्रीकल्चर करने वाले फार्मर्स के पास होती है, मोटिवेशन उतना ही हाई है।
जमीन का टुकड़ा लेकिन उतना हाई नहीं, उतना उतना बड़ा नहीं है, उतना एलार्ज नहीं है। समझ रहे हो? क्या कमर्शियल एग्रीकल्चर के अंदर फार्मर्स अपने आउटपुट को मैक्सिमाइज नहीं करना चाहते? बताओ, क्या वो नहीं बेचना चाहते मार्केट के अंदर कोई अपना ये क्रॉप्स वगैरह? बिल्कुल बेचना चाहते हैं। यहां पर भी ये सेम सिनेरियो है, बस यहां पर दिक्कत क्या है, फार्मर्स के पास पैच ऑफ लैंड बहुत कम है, बहुत छोटा है। It involves high input of labor, capital, and technology to increase productivity, and it uses modern technologies and practices of farming. छोटे जमीन पर भी कैपिटल इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, इन सब का यूज करा जाएगा प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। लेकिन सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में इट इन्वॉल्व्स लो इनपुट ऑफ लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी तो बिल्कुल नाम मात्र के बराबर। अब ये भी पता क्यों बोला जा रहा है? सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का जो पार्ट था ना, ये वाला इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, वहां पर हल्की फुल्की टेक्नोलॉजी यूज होती भी है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन या फिर कैपिटल इंटेंसिव फार्मिंग, बहुत छोटे लेवल पर। तो ये कंबाइन तरीके से इस हेडिंग के बेसिस पर बोल रहा है ये सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। इसके भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, हमने देखे थे, बहुत सारे टाइप होते हैं। तो इट इन्वॉल्व्स लो इनपुट ऑफ लेबर, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, एंड इट यूजेस मेनली ट्रेडिशनल मेथड्स टू मैनेज क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक। जैसे यहां पर जो है वो केमिकल फर्टिलाइजर यूज हो जाएंगे, वीडिसाइड्स, पेस्टिसाइड सब यूज हो जाएंगे। लेकिन सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के अंदर क्या, मैन्योर, फार्मलैंड मैन्योर, काउडंग, यूरिन ऑफ एनिमल्स, या फिर आप बात करो अगर पोटैश की, ऐश की, ये यूज होगा यहां पर। यहां पर जो है छोटे जमीन पर भी एक फार्मर जो है हो सकता है ट्रैक्टर खरीद ले, हार्वेस्टर खरीद ले, लेकिन यहां पर जो है वो जो प्रिमिटिव एग्रीकल्चर टूल्स है उनको यूज करा जाता है। इंटेंसिव कल्टीवेशन समझ में आया? जमीन का टुकड़ा छोटा है, लेकिन वहां से प्रोडक्टिविटी को रेस करने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाए जा रहे हैं किसानों के द्वारा। क्लियर हुआ? बताओ, कोई डाउट? एक्सटेंसिव कल्टीवेशन, इस तरह की फार्मिंग के अंदर क्या होता है, लार्ज पीस ऑफ लैंड इज कल्टीवेटेड, बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा जो है वो कल्टीवेट करा जाता है। डिफरेंस क्या हुआ फिर इंटेंसिव कल्टीवेशन का, इसका श्रेया? वहां पर जमीन का टुकड़ा छोटा है, एक्सटेंसिव में जमीन का टुकड़ा बड़ा है, लार्ज है। तो लार्ज पीस ऑफ लैंड, कीवर्ड यही है। It is cultivated with the help of machines due to shortage of labor. It also requires application of high inputs like fertilizers, seeds, pesticides. ये होता है जहां पर किसानों के पास बहुत बड़े बड़े जमीन के टुकड़े हैं। पंजाब, हरियाणा, इतने बड़े जमीन के टुकड़े उड़ीसा और बिहार के किसानों के पास नहीं है। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है इस बात से? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव कल्टीवेशन? ये ऐसे रीजन में प्रैक्टिस करा जाता है जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हाई होती है। पॉपुलेशन डेंसिटी हाई होने के कारण सबके पास बड़े बड़े लैंड के टुकड़े होंगे या फिर छोटे छोटे? छोटे। इट इज प्रैक्टिस इन एरियाज ऑफ लो पॉपुलेशन डेंसिटी, जहां पर लेबर स्केर्सिटी होती है। अब लेबर स्केर्सिटी तो ऑब्वियस सी बात है, पॉपुलेशन डेंसिटी भी कम है। इंटेंसिव कल्टीवेशन, साइज ऑफ लैंड होल्डिंग इज स्मॉल, जमीन कम है बट कल्टीवेशन इज इंटेंस। इरादे बिल्कुल कमर्शियल फार्मर जैसे हैं, कोई बात नहीं, जमीन छोटी है तो क्या हुआ, हम भी प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो उस प्रॉफिट को निकालने के चक्कर में यहां पर बंदा क्या करता है, किसान क्या करता है, एक ही पैच ऑफ लैंड पर साल में अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स उगाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम प्रैक्टिस करता है यहां पर। बट कल्टीवेशन इज वेरी इंटेंस with the high use of labor,
हाई यूज ऑफ कैपिटल इन कंपेरिजन टू लैंड साइज। जमीन के हिसाब से लेबर और कैपिटल भर भर के यूज करा जाता है। यहां पर देयर आर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड्स विच आर कल्टिवेटेड विद रिलेटिवली लोअर इनपुट्स। यहां पर जमीन का साइज बहुत बड़ा है लेकिन उतना कैपिटल यूज नहीं हो रहा, उतनी लेबर यूज नहीं हो रही जितने छोटे टुकड़े ऑफ लैंड में, मतलब लैंड के साइज के हिसाब से जितनी लेबर और कैपिटल जो है वो फार्मर यूज कर रहा है। इसको बोला जाता है दिस इज लेबर इंटेंसिव कल्टीवेशन। ये है, इट इन्वॉल्व्स हाई लेवल ऑफ मैकेनाइजेशन। यहां पर यील्ड इज हाई पर यूनिट एरिया, यहां पर यील्ड इज लो पर यूनिट एरिया। इट इज प्रैक्टिस ऑन साइंटिफिक लाइन्स, इट इज प्रैक्टिस्ड अगेन ऑन साइंटिफिक लाइन्स। क्यों साइंटिफिक लाइन्स के बेसिस पे? इसका मतलब ये है, यहां पर आप मुझे बताना फर्टिलाइजर्स यूज हो रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे हैं, मशीन्स यूज हो रही हैं, बिल्कुल। और दोनों जगह पर फार्मर्स यही सोच रहे हैं कि कैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करा जा सके ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो सके और उसकी मार्केटिंग अच्छे से करी जा सके। मतलब मार्केटिंग होगी तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो हो ही जाएगा, वो बिक सके बेसिकली। मैंने कल आपको एक कंसेप्ट बताया था फार्म गेट का। कोई भी प्रोडक्ट या एग्रीकल्चर जो गुड है वो यहाँ तक बड़े टाइम तक नहीं रहना चाहिए। फार्म गेट का एक कंसेप्ट होता है, मतलब हार्वेस्टिंग के बाद वो मार्केट में फटाफट जाना चाहिए। इसके लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसलिए क्या? ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज। शाबाश। और एक चीज़ और जो कि किसी के बस में नहीं है, लेकिन वो ऑब्वियस ये बात है किसानों ने उगाई तभी थी, जो कि वो फैक्टर है डिटरमाइनिंग फैक्टर, वो है आपका मार्केट डिमांड। ओके, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। अभी तक हम लोग जो हैं वो 3 तरह के एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को, सिस्टम को डिस्कस कर चुके हैं। एक सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, फिर एक है आपका यहाँ पर कमर्शियल एग्रीकल्चर, फिर इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव कल्टीवेशन। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्लांटेशन एग्रीकल्चर की। थैंक यू वेरी मच।